वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जो कि 2024 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर है। इससे पहले एक ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर मैं और दे चुका हूँ और 2023 वाले बहुत सारे मॉडल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट में आप वीडियोज़ आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। बीए सेकंड सेमेस्टर में सोशियोलॉजी में आपको पढ़ना होता है भारत में समाज, संरचना, संगठन और परिवर्तन। ठीक है, यानी भारतीय समाज में संरचनाएं जो हैं एक प्रकार से भारतीय समाज को जो एक प्रकार से बांधे रखती हैं वो कौन सी हैं। भारतीय समाज में विभिन्न संगठन हैं, उन संगठनों के बारे में पढ़ना है और परिवर्तन जो भारतीय समाज में हो रहे हैं उन परिवर्तनों के बारे में जानना है। यानी यहीं से बेसिकली आपके प्रश्न बनने वाले हैं। तो मैं बारीकी के साथ लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाला हूं और ये ऐसे प्रश्न होंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब की बार यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। बिल्कुल, आइए देखते हैं कि कौन-कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, एक आकस्मिक अवलोकन कर्ता के लिए, कर्ता माने होता है जो एक प्रकार से मुखिया होता है घरता वो घर का। तो आकस्मिक अवलोकन मतलब कि अचानक से मतलब एक प्रकार से सर्वेक्षण करना हुआ, देखना हुआ। कर्ता के लिए क्षेत्रीय निवास ग्राम कहलाते हैं। क्षेत्रीय जो निवास होता है लोगों का वही गाँव कहलाता है। यहाँ अधिकांश रूप में खेती होती है गाँव में। खेतों का वितरण होता है गाँव में, खेतों का बँटवारा होता है। खेत बँटे हुए होते हैं और लोग वहीं पर निवास करते हैं, उसमें खेती करते हैं। तो यही गाँव कहलाता है। ये किसने कहा था? किस विद्वान ने परिभाषा दी गाँव की कि एक आकस्मिक अवलोकनकर्ता के लिए क्षेत्रीय निवास ग्राम कहलाते हैं और यहाँ अधिकांश रूप में खेती होती है और खेतों का वितरण जो होता है वो पहले से होता है। ये कहा था श्रीमती इरावती कर्वे। इरावती कर्वे एक बड़ी अच्छी लेखिका है और समाजशास्त्री हैं ये, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इरावती कर्वे जो है ये महिला एक प्रकार से समाजशास्त्री हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्तमान समय में नगर और गांव दोनों में कौन सी विशेषता सामान्य है? जाति विहीनता। जाति विहीनता की अगर बात की जाए तो भाई देखिए, जाति विहीनता चाहे शहरों में आप देखेंगे, नगरों में देखेंगे, तो जाति सभी जगह पर आपको मिलेगी, तो जाति विहीनता नहीं है। गतिशीलता, बिल्कुल गतिशीलता इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे नगरों में भी गतिशीलता है और गाँवों में भी गतिशीलता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान है। औद्योगिक विकास आप देखेंगे अधिकतर शहरों में आपको मिलेगा। औपचारिक जीवन आपको कहाँ पर मिलेगा? औपचारिक जीवन आपको कहाँ पर मिलेगा भैया? शहरों में आपको औपचारिक जीवन मिलेगा। गाँव में कैसा जीवन मिलेगा? अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब होता है ऐसे, मतलब कि कोई आप अनौपचारिक मतलब एक प्रकार से जो प्राथमिक संबंध से लसो-लहेसो, सो यानी कि गाँव के लोग जो होते हैं वो उनका घर ही होता है एक प्रकार से। अगर 10-12 पीढ़ी पीछे जाएँगे तो संपूर्ण गाँव जो होता है वो एक ही पीढ़ी से लगभग होते हैं, ठीक है। जो तमाम जाति बिरादरी के लोग होते हैं वो सब आप देखेंगे, जैसे कि एक घर हुआ पहले, एक घर यादव का आ गया, एक घर शुक्ला जी का आ गया, एक घर मान लेते हैं हरिजन का आ गया, एक घर जो है क्षत्रिय का आ गया, तो क्या होगा? एक घर मान लेते हैं गुप्ता जी का आ गया। तो ऐसे एक घर से उनसे 2 घर होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 10, 10 से 15, ऐसे क्या बन जाएगा? वो पूरा का पूरा एक प्रकार से एक विशाल गाँव बन जाएगा, जिसमें जो है लगभग 17-18 घर शुक्ला के होंगे, ऐसे 4-5 घर यादव के होंगे, 10-12 घर मौर्या के होंगे, गुप्ता जी के होंगे, ऐसे 8-10 घर, ऐसे-ऐसे करके एक गाँव बन जाएगा। यानी कि जो गाँव होता है उसमें अनौपचारिक संबंध होता है, प्राथमिक संबंधों के द्वारा एक-दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, यानी कोई औपचारिक संबंध नहीं होता है। शहरों में औपचारिक संबंध इसलिए होता है क्योंकि शहरों में क्या होता है कि सभी लोग व्यावसायिक मामलों से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि कोई किसी का बॉस है, कोई किसी का नौकर है, इस तरीके से लोग जुड़े हुए रहते हैं और संबंध इस तरीके से होता है। मकान मालिक और एक प्रकार से किराएदार का संबंध जो होता है वो औपचारिक संबंध होता है, उनका कोई प्राथमिक रिश्ता नहीं होता है। यानी गतिशीलता दोनों समाजों में विशेषता है, मतलब सामान्य विशेषता है, और बाकी ये सारी विशेषता शहरों की है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ग्रामीण नगरीय संबंध की को स्पष्ट करने वाली दशा को क्या कहते हैं? ग्रामीण नगरीय संबंध को स्पष्ट करने वाली जो दशा है उसको बोलते हैं क्या? ग्रामीण नगरीय सातत्य। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, पिछली बार 2022 में और 2023 में प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में ग्रामीण नगरीय संबंध को अभिव्यक्त करती है? बताएं। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी विशेषता भारत में ग्रामीण नगरीय संबंध को अभिव्यक्त करती है? प्रतियोगिता पर आधारित अर्थव्यवस्था, या लोकतांत्रिक नेतृत्व का विकास, या भूभागीय गतिशीलता, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में ग्रामीण नगरीय संबंध को अभिव्यक्त करने वाली जो विशेषताएं हैं ये सारी विशेषताएं हैं। प्रतियोगिता पर आधारित अर्थव्यवस्था,
लोकतांत्रिक नेतृत्व का विकास और भूभागीय गतिशीलता, ये सभी मतलब ग्रामीण नगरीय संबंध दोनों को अभिव्यक्त करती हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है परीक्षा में, बताएं किस भारतीय समाजशास्त्री ने ग्राम्य नगरीय समुदाय की अवधारणा दी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। बताएं किस भारतीय समाजशास्त्री ने ग्राम्य नगरीय समुदाय की अवधारणा दी। तो इसको दिया था जीएस घुरिये ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, उस लेखक का नाम बताइए, या उस लेखक का क्या नाम है जिसने ग्राम तथा नगर की जीवन शैली को एक दूसरे से पूर्णतया अलग माना या भिन्न माना। ये कौन सा विद्वान है, कौन सा लेखक है। तो बिर्थ महोदय ने ग्राम और नगर जीवन शैली को एक दूसरे से बिल्कुल अलग माना है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। निम्न में से कौन सी विशेषता नगर और गांव में समान रूप से पाई जाती है। बताएं नगर और गांव में समान रूप से पाई जाती है कौन सी विशेषता। तो भाई देखें, आर्थिक प्रतियोगिता नगरों में भी होती है और शहरों में भी होती है। राजनीतिक गुटबंदी शहरों में भी होती है, नगरों में भी होती है। नई प्रौद्योगिकी का उपयोग आप देखेंगे, आप गांव में भी नई नई प्रौद्योगिकी का उपयोग आजकल होने लगा और शहरों में भी, यानी ये सभी आप लगा सकते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह किसने कहा था कि नगर और गांव में केवल एक मात्रा का अंतर है। नगर और गांव में केवल एक मात्रा का अंतर है, ये बात किसने कही थी। मात्रा का अंतर है मतलब उस मात्रा का नहीं, मतलब एक मात्रा का अंतर है। ये किसने कहा था, ये कहा था मैकाइबर और पेज ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। जो गांव नगर की बाहरी सीमा पर स्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बढ़िया प्रश्न है। तो जो नगर गांव की बाहरी सीमा पर स्थित होते हैं उनको उपनगरीय ग्राम कहते हैं। 100% ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। 2023 में विभिन्न विश्वविद्यालयों में ये प्रश्न पूछा गया था, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नगर के बाह्य हिस्सों के, मैं लगभग आपको 7 सालों से सोशियोलॉजी और अन्य सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं 2023 मतलब 2017 से मैं लगातार आपको बता दूं कि मैं बीए वालों बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो आप आसानी से एक प्रकार से इन चीज़ों को जान पाएंगे जब आप, क्योंकि जब अनुभव हो जाता है तो आपको पढ़ाने में अच्छा भी लगता है और मज़ा आता है। तो जब आप इन प्रश्नों को देखेंगे, ये प्रश्नों को मैंने बहुत मेहनत करके ढूंढा है आपके लिए कि भाई ये प्रश्न आ रहे हैं परीक्षा में, ठीक है। तो ये घबराइएगा मत कि ये प्रश्न जो है नहीं आएंगे। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, आपकी परीक्षा के लिए ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अगला प्रश्न, नगर के बाह्य हिस्सों के निकट के गांवों में जो प्रक्रिया पाई जाती है उसे गाल्पिन ने किस नाम से संबोधित किया। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो नगर के बाह्य हिस्सों के निकट के गांवों में जो प्रक्रिया पाई जाती है उसे गाल्पिन महोदय ने ग्राम नगरीकरण कहा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न, ग्रामीण और नगरीय जीवन में आज कौन सी प्रक्रिया प्रभावी है। बताएं ग्रामीण और नगरीय जीवन में आज कौन सी प्रक्रिया प्रभावी है भैया। तो निरंतरता की प्रक्रिया प्रभावी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। बताइएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय समाज में विविधता का प्रमुख आधार है। बताएं भारतीय समाज में विविधता का प्रमुख आधार क्या है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। खान पान व रहन सहन में भिन्नता, बिल्कुल खान पान और रहन सहन में भिन्नता ये विविधता का आधार है। उद्योग धंधों में भी आपको विभिन्नता मिलेगी भारतीय समाज में, और शारीरिक लक्षणों में भी भिन्नता आपको मिलेगी, ठीक है। भारतीय समाज में आपको हर एक क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखेंगे तो आपको विभिन्नता मिलेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जनजातीय जनसंख्या मतलब जहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ज़्यादा रहती हैं, ऐसा कौन सा राज्य है। तो एमपी जो है यानी मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजातियाँ निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से आश्रम व्यवस्था का सही क्रम है। देखिए सबसे पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि 0 से लेकर के 25 वर्ष तक चलता रहता है। 25 साल के बाद में हो जाती है शादी, ठीक है। बाल विवाह का प्रचलन बाद में हुआ है मध्यकाल में आकर के। पहले 25 साल पर ही शादी होती थी बच्चों की, 25 साल में शादी होती थी और 50 साल तक एक प्रकार से अपनी मैरिज लाइफ एंजॉय करते थे, यानी गृहस्थ आश्रम बोलते थे उसको। फिर उसके बाद 50 साल के बाद में वो क्या करते थे, 50 साल के बाद में वो जंगल की ओर प्रस्थान करते थे, यानी कि वानप्रस्थ आश्रम करते थे। बान माने होता है जंगल, प्रस्थ माने होता है जाना, जंगल की ओर प्रस्थान करते थे और 50 से लेकर के 75 लगभग 25 वर्षों तक ज्ञान बांटते थे, अपने अनुभवों को बांटते थे सभी लोगों में। और उसके बाद में 75 के बाद में अगर जीवित रहते थे तो 100 वर्षों तक उनका क्या होता था, ब्रह्मचर्य आश्रम के मतलब वानप्रस्थ के बाद में संन्यास आश्रम होता था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है किंशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा में कई बार आया है प्रश्न। श्रीमती इरावती करबे ने लिखा है इस पुस्तक को, किंशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक को, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके। अच्छा, एक पुस्तक है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये पुस्तक पूछी गई परीक्षाओं में, किसने लिखी है? तो जीएस घुरिये की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मानव का निर्माण करना मेरे लिए पर्याप्त है। मानव का निर्माण करना मेरे लिए पर्याप्त है, यह कथन किसका है? डॉक्टर डीपी मुखर्जी, बिल्कुल डॉक्टर डीपी मुखर्जी का ही कथन है ये। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दलितों का मसीहा कौन कहलाता है? दलितों का मसीहा इनमें से डॉक्टर अंबेडकर, डी में दिए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर, बी डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान द्वंदात्मक उपागम का समर्थक था? वैसे द्वंदात्मक भौतिकवाद की विचारधारा को किसने दिया है? जो है द्वंदात्मक भौतिकवाद की जो विचारधारा है कार्ल मार्क्स की है, ठीक है। लेकिन द्वंदात्मक उपागम के समर्थक जो इनमें से हैं उनका नाम क्या है, आप बताएं। उनका नाम है डॉक्टर मुखर्जी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये समर्थन में रहे हैं द्वंदात्मक उपागम के। अगली पुस्तक है, ये परीक्षा में लगातार पूछा गया है, कोई भी विश्वविद्यालय बचा नहीं जहाँ पर ये प्रश्न पूछा ना गया हो। इस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा। द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसेज, बताएं किसने लिखा है? 1998 में यानी 1998 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसेज, इस पुस्तक को लिखा है ए एम शाह ने, इसको याद कर लीजिएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदू सामाजिक संगठन का प्रमुख आधार कौन सा है? बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। देखिए, हिंदू सामाजिक संगठन के प्रमुख आधारों में वर्ण व्यवस्था भी आती है। ब्राह्मणोस्य मुखामासीद बाहु राजान्यकर्ता उरु तदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो जाता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन सभी से मिलकर के वर्ण व्यवस्था, यानी 4 वर्ण होते हैं। आश्रम व्यवस्था की बात की तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में 4 आश्रम है, 4 आश्रम हैं, 4 वर्ण होते थे। जाति व्यवस्था की अगर बात की जाए तो जाति व्यवस्था भी एक प्रकार से हिंदू सामाजिक संगठन का आधार बाद में बना है, लेकिन बना जरूर। डी ऑप्शन ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसके। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, भारतीय समाज के अध्ययन के बारे में कौन सा दृष्टिकोण प्राथमिक स्रोत के महत्व को स्वीकार करता है? बताएं। तो शास्त्रीय दृष्टिकोण और क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण, ये दोनों स्वीकार करते हैं। सॉरी, भारतीय समाज के अध्ययन के बारे में कौन सा दृष्टिकोण प्राथमिक स्रोतों के महत्व को स्वीकार करता है? तो प्राथमिक स्रोत के महत्व को स्वीकार करने की अगर बात की है तो दोनों करते हैं, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने रामपुरा गांव का अध्ययन किया? बताएं, किस विद्वान ने रामपुरा गांव का अध्ययन किया भैया? रामपुरा गांव जो है ये मैसूर का एक गांव था। इसका अध्ययन 1959 ईस्वी में किया था। किसने किया था भैया? 1959 ईस्वी में किया था एम एन श्रीनिवास ने, ठीक है। एम एन श्रीनिवास ने मैसूर का एक गांव है रामपुरा, उसका अध्ययन किया और उसके बाद में एक पुस्तक लिखी, द रिमेम्बर्ड विलेज। द रिमेम्बर्ड विलेज जो पुस्तक है इनकी 1976 में प्रकाशित होती है। उसमें उन्होंने जातियों की विशेषताओं के बारे में बताया और एक अवधारणा भी इनकी दी एम एन श्रीनिवास ने। एम एन श्रीनिवास ने एक अवधारणा दी है प्रभु जाति की अवधारणा। तो आपसे पूछेगा प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी? परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है। प्रभु जाति की अवधारणा को भी दिया है एम एन श्रीनिवास ने और 1959 के रामपुरा गांव के अध्ययन के बाद ही उन्होंने प्रभु जात की अवधारणा दी। व्हाट डू मीन बाई प्रभु जात? प्रभु जात से आपका क्या तात्पर्य है? प्रभु जात किसे कहते हैं? दिमाग में प्रश्न चल रहा। प्रभु माने होता है बड़ा, यानी ऐसी जाति जो प्रभुता संपन्न जाति, प्रभुता संपन्न जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये सब प्रभु जातियों में आती हैं। तो प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? प्रभु जाति की अवधारणा एम एन श्रीनिवास ने दी है। ऐसे संस्कृतिकरण की अवधारणा हो गई, ठीक है। तो संस्कृतिकरण किसे कहते हैं? संस्कृतिकरण जो होता है जब इन्हीं प्रभु जातियों की बात, संस्कृतिकरण की अवधारणा भी एम एन श्रीनिवास की है। तो संस्कृतिकरण किसे कहते हैं? संस्कृतिकरण मतलब होता है कि जब प्रभु जाति की बातों को या प्रभु जाति के द्वारा किए गए क्रियाकलाप, पहनावा ओढ़ावा, भाषा, उनके द्वारा उठने बैठने, तौर तरीके, बोलने चालने का, ये सब तरीके जब कोई निम्न जाति के लोग अपनाते हैं तो उसी प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय समाज को समझने के हेतु क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाया? क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण किसने अपनाया था? आंद्रे वित्तेई, एस सी दुबे, एम एन श्रीनिवास, इन सभी लोगों ने अपनाया था। डी ऑप्शन ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, ये प्रश्न जो आपका था, भारतीय समाज के अध्ययन के बारे में कौन सा दृष्टिकोण प्राथमिक स्रोत के महत्व को स्वीकार करता है? इसमें अधिकतर जगहों पर आपको क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण मिलेगा, लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण में भी आपको मिल जाएगा। तो इसका सी मैंने इसीलिए लगवा दिया था, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
बांग्ला किस भाषाई परिवार की भाषा है? बांग्ला जो है एक प्रकार से भाषा है। अच्छा, एक पुस्तक बताइए, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक को किसने लिखा है? बेस्टर मार्क ने लिखा, और बेस्टर मार्क ने ही ये कहा था कि एक विवाह ही विवाह का सर्वोत्तम जो है एक प्रकार से विवाह माना जाता है। द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम किसने लिखा? द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम 2023 में प्रश्न पूछा गया था। द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम पुस्तक को किसने लिखा है? नर्मदेश्वर। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, नर्मदेश्वर इज राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिएगा। आगे देखेंगे, बांग्ला किस भाषाई परिवार की भाषा है? तो ये है भैया इंडो यूरोपीय भाषा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट रिजले ने भारतीय जनसंख्या में कितनी प्रजातियों के लक्षणों का उल्लेख किया? तो हर्बर्ट रिजले की अगर बात की जाए, हर्बर्ट रिजले महोदय ने, हर्बर्ट रिजले की अगर बात की जाए भैया ना, तो हर्बर्ट रिजले ने लगभग और लगभग 7 प्रजातियों के लक्षण के बारे में बताया, मतलब 7 प्रजातियों के बारे में बताया है। वो 7 प्रजातियां कौन कौन है बताएं फटाफट से। 7 प्रजातियों के बारे में जो बताया था हर्बर्ट रिजले ने, उसमें पहली है भाई आपकी द्रविडियन प्रजाति, दूसरी है इंडो आर्यन, तीसरी है मंगोलाइड, चौथी है आपकी इंडो द्रविडियन, और पांचवी है आपकी मंगोल द्रविडियन, और छठवीं है आपकी सीरियन, और सातवीं है टर्की ईरानियन। तो ये 7 जो हैं एक प्रकार से प्रजातियां हैं जो कि एक प्रकार से कि हर्बर्ट रिजले ने बताई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व प्रजातीय विविधता से रिलेटेड है? बताएं, प्रजातीय विविधता से रिलेटेड कौन सा तत्व है? तो इनमें से देखिए निग्रेटो मंगोलाइड जो है ये तत्व प्रजातीय विविधता से रिलेटेड है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से भारतीय समाज में पाई जाने वाली क्षेत्रीय विविधता के तत्व का चयन कीजिए इनमें से। तो देखिए क्षेत्रीय विविधता का तत्व जो भारतीय समाज में पाई जाता है वो उत्तर दक्षिण की विविधता। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द पीपल ऑफ इंडिया बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। द पीपल ऑफ इंडिया 1968 से 1978 के बीच में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, इसको लिखा था रिजले ने, हर्बर्ट रिजले। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत में किस भाषा को बोलने वाले की संख्या सर्वाधिक है? हिंदी भाषा बोलने वाले की संख्या ज़्यादा है। ए ऑप्शन। किस विद्वान ने भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न परीक्षा में आता रहता है। बताएं, छंदों मतलब छंदों का अजायब घर तो वैसे तो कहा जाता है, रामचंद्रिका पुस्तक है आचार्य केशव दास की, हिंदी के रीतिकाल के कवि हैं, और तो उन्हीं की रचना को कहते हैं क्योंकि छंदों का प्रयोग उन्होंने खूब किया है। लेकिन प्रजातियों का अजायब घर किसने कहा? प्रजातियों का अजायब घर भारतीय मतलब प्रजातियां बहुत ज़्यादा है भारत में, तो ये हर्बर्ट रिजले ने ही कहा था कि ये प्रजातियों का अजायब घर है भारत। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य सदस्य मतलब समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। ये कथन बेसिकली कहा था टाइलर ने, एडवर्ड टाइलर का ये कथन है। एडवर्ड टाइलर ने कहा था कि संस्कृति एक जटिल समग्रता होती है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी तमाम प्रकार की क्षमताएं और आदतें मिली हुई होती हैं, उनका समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के नाते प्राप्त करता है, ग्रहण करता है। ये एडवर्ड टाइलर का है। अगला प्रश्न, संस्कृति कृषि संबंधी तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों तथा मानसिक तथ्यों की उपज है। यह कथन किसने कहा था? संस्कृति कृषि संबंधी तथ्य, प्राविधिक तथ्य, सामाजिक तथ्य और मानसिक तथ्यों की उपज है, इसको कहा था बिडेन महोदय ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, हमेशा प्रश्न आता है आपकी बार 100% आएगा। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, इस कथन को कहा था हर्ष कोविड्स ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमेशा प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक विविधता का क्या कारण है? बताएंगे सभी लोग। भारत में सांस्कृतिक विविधता का कारण जो है ये विभिन्न संस्कृतियों का आगमन, भारतीय संस्कृति का ऐतिहासिक विकास और भारत के मूल निवासियों की बनावट, ये तीनों कारण रहे हैं सांस्कृतिक विविधता के। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। जाति एक बंद वर्ग है, ये कथन मजूमदार और मदान का है, बड़ा फेमस कथन है और परीक्षा में हमेशा से ये प्रश्न पूछा जाता रहा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न को आप एकदम से रट डालिएगा कि जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा? जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा भैया? जाति एक बंद वर्ग है, ये मजूमदार और मदान का कथन है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। परंपरागत सिद्धांत के अनुसार जाति की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ब्रह्मा से हुई है जाति की उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मण वर्ण से, वैसे तो परंपरागत सिद्धांत के अनुसार अगर देखें तो जाति की उत्पत्ति वैसे किससे हुई है भैया? जाति की उत्पत्ति हुई है वर्णों से, वर्णों से आप मान सकते हैं। ठीक है,
वर्णों से जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। हालांकि विराट विराट पुरुष से ब्रह्मा से मान सकते हैं, उत्पत्ति वर्णों की हुई है, वर्णों से जाति की हुई है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप ये भी लगा सकते हैं, बी वर्ण से भी और ब्रह्मा से भी, ठीक है। हालांकि परंपरागत सिद्धांत के अनुसार बोले तो आप यहाँ पर ब्रह्मा से लगा सकते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो होकार्ट और सोनार्ट हैं। ये प्रश्न लगातार परीक्षा में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा इसको। प्रभु जात की अवधारणा, ये भी हमेशा प्रश्न आता है, किसने? एम एन श्रीनिवास। प्रभु जात की अवधारणा किसने? मैंने बताया था, एम एन श्रीनिवास, सी ऑप्शन। संस्कृतिकरण की अवधारणा, एम एन श्रीनिवास। अगला प्रश्न, कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जे छट्टन, बिल्कुल करेक्ट आंसर, हमेशा प्रश्न आता है जे छट्टन का, ये कास्ट इन इंडिया पुस्तक। अगला प्रश्न, जब एक वर्ग, ये भी प्रश्न लगातार आया हुआ प्रश्न है, जब एक वर्ग पूर्णतः अनुवांशिकता पर आधारित हो तो उसको हम जाति कहते हैं। तो जब एक वर्ग जो होता है पूर्णतः अनुवांशिकता पर आधारित होता है तो उसको हम जाति कहते हैं। ये चार्ल्स कूले का कथन है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमेशा प्रश्न आता है, रट डालिएगा इसको। जाति की उत्पत्ति किस पुरुष सूक्त में हुई है? बताएं। जाति की उत्पत्ति का उल्लेख जो हुआ है ये ऋग्वेद में हुआ है, ऋग्वेद सूक्त में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारण जाति प्रथा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है? बताएं। तो इनमें से मानव का चंद्रमा पर पहुंचना, इसका कोई मतलब नहीं है जाति की प्रथा की उत्पत्ति कारण। बाकी स्वतंत्रता आंदोलन, प्रजातंत्र और स्त्री शिक्षा में वृद्धि, ये जाति प्रथा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। इनमें से असत्य कथन कौन सा है भैया? देखिए, वर्तमान में जातीय संस्करण में परिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। औद्योगिकरण ने जाति व्यवस्था को मजबूत किया, नहीं, मजबूत नहीं किया, जाति व्यवस्था को एक प्रकार से खत्म करने का प्रयास किया, तो यानी कि यही इसमें गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन। बाकी वर्तमान में जातियों के खान पान के नियमों में कठोरता समाप्त हो रही, बिल्कुल हो रही है। वर्तमान में विवाह प्रतिबंधों में शिथिलता भी आई है, यानी कि ये तीनों बिल्कुल जाति के मामले में सही है, ये वाला गलत हो गया। अगला प्रश्न, निम्न में से भारत के अतिरिक्त और किस देश में जातीय समूह की स्थिति मिलती है? तो ये अरब देशों में आपको देखेंगे भारत के अतिरिक्त जाति के बारे में मिलता है। बाकी फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, यहाँ सब वर्ग वर्ग व्यवस्था है, यानी वहाँ पर क्लास सिस्टम है। अपने यहाँ पर कैसा सिस्टम है? कास्ट सिस्टम है, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है, इन इक्वलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा में 2024 में यानी आपकी बार आ सकता है, ठीक है, 25 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इन इक्वलिटी पुस्तक जो लिखा है इसको किसने लिखा है? डेरेनड्राफ ने लिखा है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा पुस्तक। प्रश्न, निम्न में से सामाजिक वर्ग के निर्माण का कौन सा आधार नहीं है? फटाफट से आप बताएंगे, बताइएगा। बताएं, निम्न में से सामाजिक वर्ग के निर्माण का कौन सा आधार नहीं है? सामाजिक वर्ग के निर्माण का आधार नहीं है शिक्षा, धन, जन्म या पेशा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जन्म। जन्म जो है ये सामाजिक वर्ग के निर्माण का आधार नहीं, जन्म जो होता है जाति व्यवस्था से रिलेटेड है, वर्ग से नहीं। अगला प्रश्न, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, ये कथन किसने कहा है? डॉक्टर के एम कपाड़िया ने, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में हिंदू विवाह का सबसे प्रचलित प्रकार कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदू विवाह की अगर बात की तो उनमें 8 विवाह प्रचलित हैं, जिनमें से जो ब्रह्म विवाह है वो सबसे अच्छा माना जाता है। इनमें से ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह पुनर्विवाह या हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1856 में पारित हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में लगातार आता है। अगला प्रश्न, हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूप, ये भी प्रश्न लगातार आता है, 8 होते हैं। 8 विवाह हैं हिंदुओं के परंपरागत। पहला होता है ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह और चौथा आपका प्रजापाति। तो ये 4 विवाह जो होते हैं ठीक ठाक माने जाते हैं। बाकी 4 विवाह और हैं, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और एक और आपका विवाह होता है 50 विवाह। तो 50 विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह और असुर विवाह, ये विवाह जो होते हैं ये उतने ज़्यादा सफल नहीं माने जाते, या इनका ये एक प्रकार से प्रचलन में नहीं होते हैं आजकल, ठीक है। पहले भी हुआ करते थे तो इस विवाह को समाज स्वीकृति नहीं देता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिनमें जो गंधर्व विवाह है वो प्रेम विवाह जैसा आजकल होता है उसी गंधर्व विवाह कहते थे। अगला प्रश्न, जब एक अधिक भाई आपस में मिल करके एक ही स्त्री से विवाह करते हैं तो उस प्रकार के विवाह को हम भ्रातृक बहुपद विवाह कहते हैं, यानी कि एक ऐसे जो युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन साथियों का शादी हुआ था वो भ्रातृक बहुपद विवाह के चलते हुआ था, और उन्हीं के वंशज लोग जो है ये प्रथा जो है आज भी कहते हैं कि हम उन्हीं के वंशज हैं। तो एक अधिक भाई आपस में मिलकर के एक स्त्री से विवाह करेंगे तो भ्रातृक बहुपद विवाह होगा।
बहुपद विवाह 2 प्रकार का होता है। बहुपद माने जिसमें कई सारे पति हों, पत्नी एक हो। बहुपद विवाह होता है। 2 प्रकार का होता है, भ्रातुक और अभ्रातुक। यानी जिसमें भाई-भाई पति होते हैं तो वो भ्रातुक हो गया। जिसमें अभ्रातुक मतलब कि जिसमें भाई-भाई नहीं होते हैं, अलग-अलग पति होते हैं, ठीक है? वो होता है। बहुपत्नी विवाह मतलब एक पुरुष के कई पत्नियाँ होती हैं, तो ये आप लोग अपने समाजों में भी देख सकते होंगे। हिंदू विवाहों में भी बहुपत्नी विवाह है, यानी कि 2-3 विवाह मतलब कि 2 विवाह, 1 विवाह से अच्छा हिंदुओं में विवाह करने के नियम हैं। जैसे कि अगर आपकी पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही, लड़के संतान नहीं हो रहा, तो आप दूसरा शादी कर सकते थे पहले, लेकिन अब कोई नहीं करता-वरता है, ठीक है? क्योंकि एक ही जो है क्या होता है कि खर्चा-वर्चा बहुत ज़्यादा लगता है शादी करने में और उसके बाद में पहले क्या होता था उतना खर्चा नहीं होता था। आजकल तो तमाम प्रकार के जो शहरी लोग हैं, वो लोग एक प्रकार से पहले हल्दी-वल्दी की रस्म इतना ज़्यादा नहीं होती थी, अब हल्दी की रस्म में कम से कम 20-25 हज़ार रुपए चले जाते हैं, ठीक है? इसे आप देखेंगे तमाम रस्में-रस्म बना दिए हैं, दुनिया भर का टीम-टाम कर दिए हैं, ये-वे सजावट और फलान-धमाक, दुनिया भर का जितना कमा-वमा के रखे रहो, एक के शादी में सब कुछ सब खत्म, भीख माँगने लायक उसके बाद में हो जाओ फिर। शादी करने के बाद में अगर किसी से आप कभी पूछो लड़की और लड़के की शादी करने के बाद में क्या होता है, तो उसके पास अगर माँगो कि भैया जो है 2,000 रुपया दे दो कुछ काम है जाई ले आई, एक्को रुपया ना निकले केहू घर से। काहे पहले में सब खर्च हो चुका है। काहे खर्च होत है? चूँकि फलाने वैसा अपने शादी में तना खर्च करी ना तो हमहू अपने शादी में तना खर्च करब। ई होड़ लाग रहती। फलाने के ब्याहे में तना दहेज मिला, हमें नहीं मिला तना दहेज। दहेज काहे नहीं बंद हुआ था समझत हो? दहेज क्यों नहीं बंद होता है? कभी आपने सोचा? दहेज सामाजिक प्रतिष्ठा बन चुका है आजकल। अगर आपके शादी में मान लेते हैं बगल वाले शादी के 2 लाख रुपए दहेज पाए हैं वे और तू डेढ़े पायो, तब कहें अरे उनके में तो डेढ़े मिला बतुई हैं 4-10 दिन बैठ के अरे मारो नहीं दे पाइस। ये वैसे से मतलब मौज लेंगे दूसरे की। ये नहीं सोचते हैं किसी दिन हमारी भी लड़की है, हमको भी किसी दूसरे के यहाँ शादी करनी पड़ेगा, हमको भी देना पड़ेगा। लोग यही समझ ले तो दहेज प्रथा ही खत्म हो जाए। अच्छा अब दहेज लड़की वाले भी देना चाहते हैं। लड़की वाले भी क्या करते हैं, कोई भी लड़की का पिता ये नहीं सोचता कि हमारे लड़की का शादी ऐसे जगह हो जो लड़का अगर कुछ ना करता होगा, उसके यहाँ पर शादी नहीं होगी। नौकरी अगर सरकारी है, तो 4 चक्का फिक्स है पक्का चाहे 10,000 रुपया सरकारी नौकरी में तनख्वाह मिलत होए। अगर 20,000 25,000 रुपया तनख्वाह है, तो 4 चक्का-वक्का मिले 8-9 लाख के, ठीक है? और तू कितनो बड़ा कुछू करो, तहार कोनो वैल्यू नहीं। अबही समाज में मैं आपको बताऊँ जिस गाँव में मैं रहता हूँ, अब हमसे लोग पूछते हैं हमारे बहुत सारे लोग तो बहुत सारे जो वृद्ध लोग होते हैं नहीं जानते यूट्यूब क्या, तो मैं जब क्या करते हो बेटा? पढ़ाते हैं बच्चों को। अच्छा क्या पढ़ाते हो? अच्छा यूट्यूब पर कहाँ पढ़ाते हो? यूट्यूब पर। ये क्या है यूट्यूब पर क्या? अरे बंद करो ये सब पढ़ाई-लिखाई से बोलेंगे कि ये सब क्या कर रहे हो? मतलब उनको इसका मतलब नहीं पता है तो वो नहीं जान पाते हैं, ठीक है? लेकिन अबे तू पुलिस के कोनो नौकरी पाए जाओ सरकारी नौकरी, तो जनिया अरे दादा उनके फलाने लड़कवा तो मार गिराइस। ऐसे होता है गाँव वगैरह में, ठीक है? अब जैसे तहार नौकरी लागे, तैसे कम से कम 10 बियाहू जौन है तोहरे घरे मडराए लगी हैं। भैया हम 4 चक्का देबै, हमू देबै, ऊ देबै और जब तक तहार नौकरी नाई लागी तब तक एक्को जने ना दिखाई पड़ी हैं। समझत हो ना? तो ये एक प्रकार समाज के मानसिकता बन चुकी है, यानी दहेज सामाजिक प्रतिष्ठा बन चुका है। तो भ्रातृ बहुपद विवाह ये होता है। अनुलोम विवाह का मतलब होता है ऐसा विवाह जैसे कि मान लेते हैं कोई उच्च जाति का लड़का है और कोई निम्न जाति की लड़की है, अगर उसका शादी हो जाती है तो वो अनुलोम विवाह है। प्रतिलोम विवाह इसके विपरीत होता है। अगर कोई उच्च जाति का लड़का है और मतलब कोई उच्च जाति की लड़की है और निम्न जाति का लड़का है तो शादी नहीं होगी, वो प्रतिलोम विवाह है। अनुलोम विवाह तो स्वीकार है, प्रतिलोम विवाह नहीं स्वीकार है। अगला प्रश्न, शरीयत के अनुसार मुस्लिम विवाह को क्या माना गया है? बताएं। मुस्लिम मतलब शरीयत के अनुसार मुस्लिम विवाह को क्या माना गया है? तो शरीयत के अनुसार जो है मुस्लिम विवाह को क्या माना गया भैया? समझौता माना गया, कॉन्ट्रैक्ट। मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक को लिखा है डॉक्टर के.एम. कपाड़िया ने। सी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा में आएगा। गंधर्व विवाह का दूसरा नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, प्रेम विवाह। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मुसलमानों में विवाह को क्या कहते हैं? मुसलमानों में विवाह को क्या बोलते हैं भैया? निकाह बोलते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मुस्लिम विवाह में कन्या को दिया गया जो धन होता है उसको मेहर बोलते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आभ्रातृक बहुविध विवाह किन लोगों में पाया जाता है? आभ्रातृक बहुविध विवाह जो है ये टोडा तपानायरो में पाया जाता है। टोडा जनजाति होती है उसी में पाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक समय कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत क्या है? तो इस समय तो लगभग 39%, 37%, 39% के आसपास है। अगला प्रश्न, हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं वरन संयुक्त परिवार है, किसने कहा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से।
हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं वरन संयुक्त परिवार है, यह कथन डॉक्टर के.एम. पानी कक्कर ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त परिवार में कम से कम कितनी पीढ़ी के सदस्य होते हैं? लगभग 3 पीढ़ी के सदस्य होते हैं। जैसे मान लेते हैं दादा आपके हो गए, ठीक है, फिर आपके पापा हो गए और आप हो गए, ठीक है, तो ये हो गई संयुक्त परिवार। क्लियर। अगला प्रश्न, हिंदू सोसाइटी इन मतलब की इंटरप्रिटेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो हिंदू सोसाइटी इन इंटरप्रिटेशन पुस्तक को लिखा है श्रीमती इरावती कर्वे ने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का दोष है? इनमें से संयुक्त परिवार के दोष की अगर बात की जाए तो देखिए, जनसंख्या में वृद्धि, बाल विवाह और स्त्रियों की दुर्दशा, ये संयुक्त परिवार का दोष होता है। डी ऑप्शन ये सभी। अगला प्रश्न, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि परीक्षा में 100% आएगा। बताएं, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक को लिखा है श्रीमती इरावती कर्वे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयुक्त परिवार में यानी ज्वाइंट फैमिली में हो रहे परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? उत्तरदायी है जो कि ज्वाइंट परिवर्तन मतलब संयुक्त परिवार में हो रहा है परिवर्तन आजकल, वो पाश्चात्य संस्कृति जो है, औद्योगिकरण और नगरीकरण, महिला शिक्षा, इन सभी कारणों से हो रहा है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदू मनोवृत्तियां आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया? तो हिंदू मनोवृत्तियां आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है, ये कथन मतलब के.एम. कपाड़िया का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय समाज में परिवार का परंपरागत स्वरूप क्या था? भारतीय समाज में परिवार का परंपरागत जो स्वरूप था वो संयुक्त परिवार था। ऑप्शन ज्वाइंट फैमिली, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त परिवार के विघटन का मुख्य कारण कौन सा इनमें से? पाश्चात्य संस्कृति जो है ये संयुक्त परिवार के विघटन का कारण है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त परिवार में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है? बताएं, संयुक्त परिवार में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है? तो कर्ता को प्राप्त है, मुखिया को प्राप्त है, यानी जो मतलब घर का जो मालिक है वो। ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण वर्ग को वर्ग संरचना का भेद नहीं है? बताएं, ग्रामीण वर्ग संरचना का भेद क्या नहीं है? सरपंच जो है ये वर्ग संरचना का भेद नहीं, बाकी कृषि मजदूर, मालिक और साहूकार, ये ग्रामीण वर्ग संरचना का भेद है, जबकि ग्रामीण वर्ण संरचना, जाति संरचना का भेद सरपंच। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा था। वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने दी। प्रथम पिछड़ा वर्ग का आयोग का जो है गठन कब किया गया था? आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। 1945 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? 1961 में। ध्यान रखिएगा, बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? 1929। ओके, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न आ चुका है, प्राथमिक लिंगानुपात दिखाता है। प्राथमिक लिंगानुपात क्या दिखाता है भैया? गर्भस्थ शिशुओं का लिंगानुपात जो है, ये ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनगणना के समय जो लिंगानुपात पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जनगणना के समय जो लिंग अनुपात पाया जाता है, लिंग अनुपात मतलब महिला और पुरुष की संख्या, महिला और पुरुष की संख्या का अनुपात भारत में, ठीक है, तो जनसंख्या के समय लिंगानुपात जो पाया जाता है उसको बोलते हैं तृतीयक लिंगानुपात। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत का वर्तमान लिंगानुपात, स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष में कितनी है? लगभग 940 स्त्रियां हैं भारत में 1000 पुरुषों पर, ठीक, मतलब 1000 पुरुष हैं अगर, तो 940 स्त्रियां, यानी कि 60 लोग लगभग रणवे रहते हैं भारत में, मतलब समझ रहे हैं ना, यानी 60 पुरुष जो है फादिल है भारत में, ठीक है, ज्यादा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विस्तृत आधार पर नुकीले शीर्ष वाला आयु पिरामिड किस जननांकिकीय विशेषता को प्रकट करता है? बताएं, तो ये उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर को प्रकट करता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, केंद्र सरकार के ने अपनी नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब करी? तो केंद्र सरकार ने अपनी नई जनसंख्या नीति की घोषणा 15 फरवरी 2000 को करी थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। चालू मूल्यों के आधार पर 2008 और 9 के प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो प्रति व्यक्ति आय जो है चालू व्यक्तियों की, चालू मूल्यों के आधार पर अगर देखें 37,490 रुपये थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारदा एक्ट जो कि 1929 में आया था, किस बुराई को दूर करने के लिए बनाया गया था? तो शारदा एक्ट जो बनाया गया था ये बाल विवाह को रोकने के लिए बनाया गया था, बाल विवाह निषेध। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके। निम्नलिखित में से किस परिवर्तन को आर्थिक जीवन में परिवर्तन माना जाएगा? संयुक्त परिवार के विघटन को,
परिवार की आय में वृद्धि को, दहेज प्रथा की समाप्ति को, या महिला उत्थान को? बताएं। आर्थिक जीवन में परिवर्तन किस किस परिवर्तन को माना जाएगा? तो परिवार की आय में वृद्धि को आर्थिक परिवर्तन मानेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कानून जाति प्रथा की बुराई दूर करने से रिलेटेड है? जाति प्रथा की बुराई को दूर करने से रिलेटेड इनमें से देखिए, शारदा एक्ट जो है आपका 1929 में आया। और यहाँ से 4 प्रश्न आपके वैसे तैयार हो गए। आपसे पूछेगा शारदा एक्ट जो है कब आया? तो 1929 में आया। सूचना अधिकार अधिनियम कब आया? 2005 में आया। इससे आप जो है सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी सूचना। विशेष विवाह अधिनियम जो है 1954 में आया। इसमें जो है एक प्रकार से हिंदुओं में एक प्रकार से जो तलाक पहले नहीं होता था, हिंदुओं में विवाह विच्छेद की व्यवस्था हिंदुओं में करी गई विशेष विवाह अधिनियम से। और नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम आया 1955 में। यही नागरिक संरक्षण अधिकार जो है मतलब अधिकार अधिनियम 1955 वाला, इसके अंतर्गत ही जाति प्रथा की बुराई को दूर किया गया। इसमें जैसे कि अस्पृश्यता का अंत किया गया। अस्पृश्यता के अंत को लिए जो है अस्पृश्यता का अंत और ऐसे तमाम प्रकार की जाति प्रथा की बुराइयां 1955 के अधिनियम यानी नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम से समाप्त करी गई। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने भारत की पुरानी राज्य पद्धति को समाप्त करके नवीन सुदृढ़ राज्यों की स्थापना की राय कब दी? बताएं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने भारत की जो पुरानी राज्य पद्धति है उसको समाप्त करके नवीन और सुदृढ़ राज्य की स्थापना की जो राय दी वो दी थी 1 अक्टूबर 1956 को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, नक्सल शब्द की उत्पत्ति किस राज्य से प्रारंभ हुई है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और भी मॉडल पेपर आपके समक्ष आते रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नक्सल शब्द का जन्म कहाँ से हुआ है? बिल्कुल पश्चिम बंगाल से हुआ है। और आपको बता दूं पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल का एक गांव है नक्सलबाड़ी गांव। पश्चिम बंगाल में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है नक्सलबाड़ी। क्या नाम है उसका? नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी गांव से ही नक्सल शब्द की उत्पत्ति होती है। और आपको बता दो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे चारू मजूमदार और कानू सान्याल। इन दोनों ने मिलकर के सबसे पहले सशस्त्र विद्रोह भारतीय सरकार के खिलाफ शुरू किया था और वहीं से नक्सलवाद शुरू होता है। पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर ही होगा। अगला क्वेश्चन है, नक्सलबाड़ी नामक ग्राम किस राज्य से रिलेटेड है? तो पश्चिम बंगाल से। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका नारा था कि बंदूक की नली से सत्ता का प्रादुर्भाव हुआ है? बंदूक की नली से सत्ता का प्रादुर्भाव हुआ है, ये माओ से तुंग का कथन है। माओवाद जो है माओ से तुंग के द्वारा ही चलाया गया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। माओवाद किन देशों ने अपनाया? माओवाद बाद में चल करके पहले तो चाइना में था, उसके बाद में भारत और नेपाल ने भी अपनाया। ए ऑप्शन करेक्ट, मतलब सी ऑप्शन आ और बा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। नक्सलवाद का विस्तार किन प्रांतों में हुआ था? बताएं। नक्सलवाद का विस्तार आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में भी आपको मिलेगा, उड़ीसा में भी आपको आंध्र प्रदेश मतलब कि नक्सलवाद मिलेगा, बिहार में भी मिलेगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, उपरोक्त तो सभी स्थानों पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नक्सलवाद की यह परिभाषा किस समाचार पत्र से संबंधित है? कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के प्रणेता लेनिन और माओ त्से तुंग की अगुवाई में जो क्रांतिकारी बिगुल बजे थे उन्हीं की ध्वनि इस नक्सलवाद में समाहित है। ये अमर उजाला में छपा था या दैनिक जागरण में छपा था या हिंदुस्तान एक्सप्रेस में छपा था या पंजाब केसरी में छपा था? बताएं कौन सा कथन ये नक्सलवाद की परिभाषा को लेकर के किस समाचार पत्र में छापा गया था? कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के प्रणेता लेनिन थे और माओ त्से तुंग, इनकी अगुवाई में जो क्रांतिकारी बिगुल बजे थे उन्हीं की ध्वनि इस नक्सलवाद में समाहित हो गई। ये हिंदुस्तान एक्सप्रेस में छपे एक लेख में था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अच्छा, एक पुस्तक का बताएं, द मिथ ऑफ द कास्ट सिस्टम। द मिथ ऑफ द कास्ट सिस्टम पुस्तक किसने लिखी है? नर्मदेश्वर प्रसाद ने लिखी है। बढ़िया पुस्तक है, परीक्षा में आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राजनीति की भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है, किसने कहा था? के.एम. पाणिक्कर का कथन है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, नक्सलवाद का विस्तार किन राज्यों में नहीं है? नक्सलवाद का प्रभाव जो है किन राज्यों में नहीं है, प्रश्न पूछा गया है।
तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में है, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी है, उड़ीसा और बिहार में भी आपको नक्सलवाद का प्रभाव मिलेगा। जबकि राजस्थान और हरियाणा में नक्सलवाद का प्रभाव नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नक्सलवाद के निवारण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? यानी जितने भी चीन से सटे हुए इलाके हैं वहीं पर आपको नक्सलवाद ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब बताएं नक्सलवाद के निवारण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? नक्सलवाद के निवारण का सर्वोत्तम उपाय इनमें से देखें, नक्सलवादियों की भर्ती को रोकना, नक्सलवादियों के आर्थिक स्रोतों को बंद करना और खनन माफियाओं को खत्म करना। वैसे तो ये तीनों हो सकते हैं इनमें, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। यानी अगर आप नक्सलवादियों की भर्ती को रोकेंगे, नक्सलवादियों के आर्थिक स्रोतों को बंद करेंगे, लेकिन उसकी भर्ती को आप नहीं रोक पाएंगे। सर्वोत्तम उपाय इन तीनों में से अगर देखेंगे, इन तीनों में से सर्वोत्तम उपाय आपका है खनन माफियाओं को खत्म करना। ये सबसे जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका डी भी हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो इन सर्वोत्तम उपाय पूछा गया, लेकिन सर्वोत्तम उपाय में आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नक्सलवाद का तांडव दिखाई देता है? बताएं, नक्सलवाद का तांडव किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो लालगढ़ और जो है झाड़ग्राम और मेदिनीपुर, इन सभी जगहों पर नक्सलवाद का तांडव दिखाई देता है। उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक राजनीतिक सर्वाधिक किस क्रांति से प्रभावित हुए हैं? भारतीय राजनीतिक जो हैं ये चीन की जन क्रांति जो हुई थी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आप लोगों ने लगभग तमाम प्रश्नों को समझ लिया। ठीक है, 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज आप लोगों ने भारत में समाज, संरचना, संगठन और परिवर्तन से बनने वाले प्रश्नों को समझ लिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ये। तो आप लोग अब ये एक प्रकार से मत कहिएगा कि जो है हमने आपको पढ़ाया नहीं। मैंने आपको बता दूं कि लगभग मैंने 2 मॉडल पेपर आपको 2024 के दे दिया हूं। अब लिखित मॉडल पेपर आपका तैयार हो रहा है, जल्दी वो भी आ जाएगा। अच्छा, लिखित मॉडल पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा 2023 वाली। उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर और बहुत सारे लिखित मॉडल पेपर और लिखित क्वेश्चन पेपर, यानी क्वेश्चन पेपर 2023 में जो 22 में पूछे गए थे द्वितीय सेमेस्टर के, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।